मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मौसम में एक अजीब सी खामोशी थी। रविवार की ढलती हुई शाम, आसमान में गहराते काले नीले बादल और गांव के छोर पर बनी उत्तम काका की चाय की दुकान के ऊपर लगा पुराना टीन का शेड हवा के झोंके से हल्के से कू कू की आवाज कर रहा था। दुकान के बाहर रखे लकड़ी के बेंच पर 5 दोस्त बैठे थे। आकाश, अनिल, विकास, करण और रोहित। उत्तम काका भट्टी पर चाय खौला रहे थे। चाय की धीमी खुशबू के बीच इन 5 दोस्तों में भूतों और प्रेतों को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। अरे छोड़ यार करण, ये सब अंधविश्वास है, आकाश ने चाय का कुल्हड़ उठाते हुए कहा। आज के ज़माने में कौन भूत प्रेत पर यकीन करता है? तुझे मजाक लग रहा है आकाश? करण ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। पिछले हफ्ते बगल के गांव में जो हुआ वो कोई अंधविश्वास नहीं था। लोगों ने खुद उस साय को देखा था। अरे लोगों ने क्या है, लोग तो रात को पेड़ पर हिलती हुई टहनी को भी डायन मान लेते हैं। विकास ने हंसते हुए रोहन की पीठ थपथपाई। रोहन ने कहा, बात तो सही है, पर जब तक खुद के साथ कुछ ना हो तब तक मज़ा नहीं आता यार। तुम लोग बोरिंग बातें कर रहे हो, कुछ ऐसी कहानी वानी सुनाओ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। इस चर्चा में कोई दम नहीं है। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक भारी और गंभीर आवाज़ आई। दम बातों में नहीं, उस जगह के इतिहास में होता है बच्चों। सबने चौंक कर देखा। लालटेन की मध्यम रोशनी में विश्वनाथ काका लाठी टेकते हुए दुकान के अंदर आ रहे थे। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पूरा गांव जानता था कि विश्वनाथ काका पहले सरकारी नौकरी में थे, लेकिन अब वो ज्योतिष विद्या और तंत्र मंत्र का हल्का फुल्का काम करते थे। उन्हें ग्रहों की चाल और अदृश्य ताकतों का पहले से ही आभास हो जाता था। अरे विश्वनाथ काका, आइए आइए। आकाश अपनी जगह से उठा हुआ था। सभी दोस्त उन्हें देखकर खुश हो गए। अच्छा हुआ काका आप आ गए, अनिल ने उसके लिए बेंच साफ करते हुए कहा। हम लोग भूत प्रेत की ही बातें कर रहे थे, पर मज़ा नहीं आ रहा था। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो सचमुच डरावनी हो। विश्वनाथ काका मुस्कुराए। उन्होंने उत्तम काका की तरफ देखा, जिन्होंने चुपचाप विश्वनाथ काका के आगे कड़क चाय की कुल्हड़ रख दी। विश्वनाथ काका ने चाय की एक चुस्की ली, आसमान की तरफ देखा जहां चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, और बोले, कहानियां तो मनोरंजन के लिए होती हैं आकाश। मैं तुम्हें वो किस्सा सुनाता हूँ जो कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का एक भयानक सच है। दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया। हवा की गति जैसे थम गई। 5 दोस्त उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। विश्वनाथ काका की आंखें अतीत के पन्नों में खो गई। उन्होंने भारी आवाज में शुरुआत की। ये बात आज से ठीक 20 साल पहले की है, साल 1985। मैं उस वक्त सरकारी स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क के पद पर तैनात था। अचानक एक दिन मेरा ट्रांसफ़र एक ऐसे इलाके में कर दिया गया जिसका नाम सरकारी दस्तावेज़ों में तो था, पर नक्शे पर ढूंढना मुश्किल था। काली घाटी। काका ने आगे बताया, जैसे ही ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया तुम्हारी काकी डर गई। उन्होंने कहा कि उस इलाके में हवा ठीक नहीं है, पर सरकारी नौकरी थी, जाना तो था ही। मैंने समझदारी दिखाई और अपने परिवार से कहा कि मैं अकेले जाकर पहले देख कर आता हूँ, वहाँ रहने का इंतज़ाम कैसा है। सब कुछ ठीक रहा तो बाद में सबको ले जाऊँगा, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। काका फिर क्या हुआ, आप वहाँ कैसे पहुँचे? रोहन ने उत्सुकता में पूछा। मैं अपनी पुरानी बजाज मोटरसाइकिल उठाकर काली घाटी के लिए निकल पड़ा। रास्ता जितना लंबा था उतना ही सुनसान। जैसे जैसे मैं काली घाटी की सीमाओं में घुस रहा था, पेड़ घने और काले होते जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो।
शाम होते होते मैं गांव के मुहाने पर पहुंचा। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड था जिस पर धुंधला सा लिखा था, काली घाटी में आपका स्वागत है। लेकिन वो नज़ारा स्वागत करने जैसा बिल्कुल नहीं था। विश्वनाथ काका का गला सूखने लगा था। उन्होंने पानी पिया और बोलना जारी रखा। गांव में कदम रखते ही मुझे सन्नाटे ने घेर लिया। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों को फाड़ने लगे। गलियों में कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, किसी घर में खाना बनने की खुशबू नहीं आ रही थी। तभी मुझे गांव का सरपंच मिला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें धंसी हुई थी। उसने मुझे बताया कि इस गांव में एक भयानक बुखार की महामारी फैली हुई है। जो भी इसकी चपेट में आता है वो 2 दिन के भीतर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। सरकारी डॉक्टर पहले ही डर कर भाग चुके थे और अब मुझे वहां की व्यवस्था संभालनी थी। तो क्या सच में कोई बीमारी थी काका? आकाश ने पूछा। उसकी तार्किकता अब धीरे धीरे डर में बदल रहे थे। शुरुआत में तो मुझे भी यही लगा था आकाश। विश्वनाथ काका ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरी ज्योतिष विद्या और ग्रहों की समझ मुझे चेतावनी दे रहे थे। वहां की मिट्टी में, वहां की हवा में नकारात्मक ऊर्जा का वास था। वो कोई मामूली बुखार नहीं था, वो उस गांव को लगा कोई श्राप था। मुझे रहने के लिए गांव के छोर पर स्थित एक पुराना डाक बंगला दिया गया। वो बंगला चारों तरफ से सूखे पेड़ों से घिरा था। पहली ही रात को खेल शुरू हुआ। जब मैं कमरे में सोने गया तो मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी जूतों के साथ टहल रहा हो। मैंने सोचा कोई चौकीदार होगा, लेकिन जब मैंने खिड़की के बाहर देखा, विश्वनाथ काका रुक गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। क्या देखा काका? विकास और करण ने एक साथ पूछा। खिड़की के ठीक बाहर उस सूखे पेड़ की डाल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। वो मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी हंसी वो ऐसी चीख थी जो सीधे आत्मा को कपा दे। दुकान में बैठे 5 दोस्तों की सांसें अटक चुकी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर किसी का ध्यान उस पर नहीं था। मैं बुरी तरह डर गया था। विश्वनाथ काका ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ते हुए कहा। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वो रात मैंने जाग कर काटी। सुबह जब मैं गांव की तरफ गया तो मंजर मैंने देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। पूरा गांव एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका था। जगह जगह पर लोग जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उनके मुंह से काला खून निकल रहा था। सबसे भयानक बात जानते हो? जो लोग उस रात को मरे थे उनके शव सुबह गायब हो जाते थे। गांव के बचे कुचे लोग इतने खौफ में थे कि वो अपने की लाशें छोड़कर घरों में दुबक गए थे। पूरा गांव छलावे और धोखे का शिकार हो चुका था। वहां जिंदा इंसानों से ज्यादा भटकती आत्माएं थी जो बीमारी के बहाने लोगों के जिस्म पर कब्जा कर रहे थे। फिर आप वहां से कैसे निकले? अनिल ने घबराते हुए पूछा। दूसरा दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था। रात के करीब 2 बजे डाक बंगले के सारे दरवाजे अपने आप पीटने लगे। खिड़कियों के कांच चटक कर टूटने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ मुझे खींच रहे हों। तभी मुझे अपनी ज्योतिष विद्या का ज्ञान आया। मैंने अपनी उंगली काटी। अपने खून से दरवाजे पर एक सुरक्षा चक्र बनाया। बाहर से रोने और हंसने की आवाज़ें आ रहे थे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, मैंने अपनी जान बचाई, मोटरसाइकिल उठाई और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकला। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं वहां 2 मिनट भी और रुकता तो आज तुम्हारे सामने कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता। वो पूरा गांव धोखा था, एक भ्रम,
एक शापित गर्त जहां सैकड़ों लोग तड़प कर मरे और आज भी उनकी आत्माएं वहां आने वालों को ढूंढती है। विश्वनाथ काका ने अपनी कहानी खत्म की और चुप हो गए। हवा का एक तेज झोंका आया और उत्तम काका की दुकान का लालटेन बुझ गया। अचानक हुए अंधेरे से पांचों दोस्त आकाश, अनिल, विकास और करण रोहत अपनी जगह से उछल पड़े। आकाश ने कांपते हाथों से अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी जब बेंच पर पड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। विश्वनाथ काका जा चुके थे। विश्वनाथ काका इतनी जल्दी कहाँ चले गए? विकास ने हाँफते हुए पूछा। तभी भट्टी के पास से उत्तम काका की धीमी आवाज़ आई। तुम लोग किससे बात कर रहे हो बच्चों? विश्वनाथ तो आज से ठीक 3 दिन पहले ही मर चुके हैं, दिल का दौरा पड़ने से। आज तो उनकी आत्मा की शांति का पाठ था गांव में। ये सुनते ही पांचों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश के हाथ से फोन छूट कर गया। हवा में फिर से वही अजीब सी सड़न तैरने लगी और दूर अंधेरे रास्ते में धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे विश्वनाथ काका ने काली घाटी के चुड़ैल के बताए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ।